नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ताजा अपडेट चुनाव परिणाम का ये है कि जहां प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी रामपुर को लेकर के सत्ते में थी, अब उसे एक बड़ी राहत मिली है। 20वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी रामपुर में आगे बढ़ने लगी है। 20वें राउंड पर सपा मात्र 1424 वोट से आगे थी और अब उसकी जो है बढ़त बीजेपी के मुकाबले रुक गई है, थम गई है, कम हो गई है और बीजेपी बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है, विश्लेषक बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक रुझान थे वो उस क्षेत्र के रुझान थे जहां पर आजम खां का गढ़ था, जहां पर माइनॉरिटीज वोट थे। ये वहां के ईवीएम मशीनें खुली थी, लेकिन अब वहां की मशीनें खुल रही हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के गढ़ में भी आजम खां की अच्छी पकड़ है, वहां भी वोट हमको मिलेंगे, लेकिन अब जो है ये संभावनाएं कम प्रतीत होती हैं और भाजपा के खाते में जो है रामपुर की सीट जाते दिखती है। और ये हम नहीं कह रहे। अब से कुछ देर पहले जब एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संवाददाता ने अखिलेश यादव से बातचीत की और जब रामपुर के बारे में पूछा तो कहा अभी हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि रामपुर में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि संवाददाता कि अभी तो आप आगे चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां का प्रशासन, सरकार सब बीजेपी को जिताने में लगी थी और यही कारण है कि 33% वोट पड़ गया और हमारी नजरें वहीं पर है, हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा मीडिया से कि हम वहां पर चौकन्ने हैं, आप लोग भी मेरी मदद कीजिए। अखिलेश ने कहा रामपुर के लिए आप भी मेरी मदद कीजिए। इसके माने क्या है? इसके माने साफ है कि सपा के हाथों से रामपुर खिसकता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जब खतौली की बात अखिलेश से की गई तो उन्होंने कहा हाँ वहां पर आगे चल रहे हैं, लेकिन जब बातचीत की गई मैनपुरी की तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी रिजल्ट आने दीजिए तब हम बात करेंगे। माने उनकी सारी चिंताएं रामपुर को लेकर के दिखी और वो वहां से ये सोच रहे थे कि हम किस तरीके से ये सीट भी हासिल करेंगे, लेकिन लगता है कि अब उनको भी लग गया है ये सीट अपने हाथ से अब जा रही है, इसीलिए वो बात कर रहे हैं। तेजी के साथ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और खास तौर से समाजवादी पार्टी में। अब से कुछ देर पहले ही जब डिम्पल यादव ने अपनी चौतरफा जीत में 2.5 लाख का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ी तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह की समाधि पर गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवपाल भी गए और उसके तुरंत बाद अखिलेश ने सपा का झंडा साइकिल वाला शिवपाल को थमा दिया और उसी के साथ में घोषणा हो गई कि अब अखिलेश और शिवपाल एक हो गए हैं। प्रसपा जो शिवपाल की पार्टी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया उसका समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। और इसके बाद जब शिवपाल से पूछा गया तो शिवपाल ने कहा हम एक हो गए, अब हम 2024 का चुनाव एक होकर के लड़ेंगे।
इसके मतलब साफ है कि सैफई का कुनवा एक होकर के जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उनका सामना करेगा निश्चित रूप से। और जो कुछ भी आज हुआ प्रसपा का सपा में विलय, ये सब पहले से तय है। आगे भी जो कुछ होगा वो पहले से तय है। उसकी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है कि अब ये होगा, अब ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, ऐसा होगा, और इतनी शिवपाल की भागीदारी होगी, इतने उनके बेटे की भागीदारी होगी, और अखिलेश किस तरीके से पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे। ये सारी बातें हुई और यही कारण है। आप हर चीज के कोई मायने समझिए। अगर शिवपाल ये कहते हैं कि छोटे नेताजी अखिलेश को कहिए, इसका क्या माने हुआ? इसका माने साफ है कि नेताजी का दर्जा दिया। नेताजी एक शख्सियत थे, एक विराट व्यक्तित्व थे, उनका एक बहुआयामी चरित्र था, विलक्षण प्रतिभा थी, असाधारण उपलब्धियों से ओतप्रोत थे। तो उनके बराबर तो नेताजी नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे नेताजी। और ये परंपरा समाजवादी पार्टी में चली हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लोहिया जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनके महाप्रयाण के बाद जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया कहा जाता था कि वो जो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और जो उनकी पकड़ थी, उनके जो सिद्धांत थे और जो उनकी कार्यशैली थी, उसको अपनाया जनेश्वर मिश्रा, इसलिए उनको छोटे लोहिया, इसीलिए छोटे नेताजी के रूप में कहा। मतलब सीधा सीधा ये भी है कि इस तरीके से आज सपा और प्रसपा एक हो गए। और सच बात तो ये है, इस चुनाव ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी संजीवनी देने का काम किया है। वरना तो लोग कह रहे थे अखिलेश क्या करेंगे, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे, कैसे कुनवा को बचा के रखेंगे, कैसे मुसलमानों के पसंदीदा बने रहेंगे, कैसे सपा का गढ़ बचाएंगे, ये तमाम सवाल थे। हाँ, रामपुर की बात की जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके के वहां पर प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चले, उसमें बचाव कर सकते हैं अखिलेश की। सपा का गढ़ तो वो है, लेकिन जिस तरीके से साम दाम दंड भेद करके वहां पर किया गया है, जैसा कि वो आरोप भी लगा रहे हैं, आसिम रजा प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे हैं, हम वहां उसको नहीं बचा पाए, लेकिन वो हमारे कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है, डिंपल यादव कितने वोटों से जीतेंगी, क्या होगा, बड़ी चर्चाएं थी। और कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह ने 2019 का चुनाव मात्र 94,000 वोट से जीता था, और उस 94,000 वोट में बसपा का भी वोट था, माने उन बहुत ही कम वोट से, इसीलिए तो बीजेपी उत्साहित थी। लेकिन आज डिंपल ने उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और ये भी बात समझ में आती है, जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, सभी जातियों का, सभी वर्गों का वोट मिला है डिंपल को। ब्राह्मणों का भी वोट मिला है, शाक्यों का भी वोट मिला है, लोधी समाज का भी वोट मिला है, और जो अपना वोट था वो तो मिला ही है। यादव का मिला, माइनॉरिटीज का मिला, ये तो वोट उनको मिला ही, और यही कारण उनकी चौतरफा जीत। और इसमें एक बात सही है कि शिवपाल का भरपूर जो है डिंपल को आशीर्वाद मिला। कहा था जसवंत नगर कीर्तिमान स्थापित हुआ, और डिंपल यादव एक प्रचंड बहुमत के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। खतौली से अगर अब तक के रुझान देखे जाएं तो वहां पर जो गठबंधन है, उसके जो प्रत्याशी है मदन भैया, वो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं, लगातार मजबूत कर रहे हैं।
मदन भैया। और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट अब गठबंधन के हाथ में चली जाएगी शुरुआत से। और वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कौन से खेमे में वोट गया है, लेकिन सच बात तो है कि वहां पर भी कई लोगों ने काम किया। अगर वहां पर देखा जाए तो त्यागी जो प्रकरण हुआ था, वो पूरा गांव एक था त्यागियों का, वो पूरी तरीके से जयंत चौधरी के साथ में आ गया। दलित वोट साथ में आया, किसान आंदोलन का गुस्सा भी सामने आया, सब कुछ सामने आया। और इसीलिए मदन भैया जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो रामपुर जरूर जो है सपा का गढ़ टूटता नजर आ रहा है, आजम की साख गिरती नजर आ रही है। क्योंकि 20 राउंड के बाद ध्यान रखिएगा, और 33 राउंड की गिनती होनी, 13 राउंड, लेकिन खतौली जीत रहे हैं। और उसके साथ में मैनपुरी तो अपना एक नया इतिहास रच रहा है। मैनपुरी, और लगता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के चयन में बड़ी सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया। निश्चित रूप से एक आदर्श बहू के रूप में डिम्पल यादव ने अपनी छवि बनाई, एक सौम्यता की, सरलता की, सहजता की अपनी छवि बनाई, अपने व्यक्तित्व को उभारा। और एक बात और है, अगर देखा जाएगा तो महिलाओं का भरपूर वोट मिला है डिम्पल को, उनके चेहरे को मिला है। तो इस तरीके से अगर देखा यार, वही तो कारण था, एक माहौल बन गया था डिम्पल के फेवर में। नहीं तो रेलवे स्टेशन के जो अनाउंसमेंट से कुछ लोग घुस जाए और वहां पर डिम्पल भाभी जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद नारे लगाएं, ये इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से आम जन में डिम्पल की पकड़ थी। डिम्पल को लोग सांसद के रूप में देखना चाहते थे और वो हुआ भी। तो अगर आप देखें, और इसके परिणाम होंगे, अब आगे समाजवादी पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। और जो थोड़ी बहुत चुनौतियां होंगी उनका सामना करने के लिए शिवपाल आगे आएंगे। क्योंकि शिवपाल के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति तो है, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और यही तो बात है, जब वो डिम्पल के साथ जा रहे थे तो क्या कहा, उस समय कसमकस की स्थिति बनी हुई थी, शिवपाल क्या करेंगे, शिवपाल क्या करेंगे। एक ही शब्द आया था शिवपाल के मुख से, नेताजी के बाद हम अपने शरीर पर कोई कलंक नहीं लगने देंगे। इसका सीधा मतलब क्या है, सीधा मतलब ये कि हमारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन नेताजी के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, नेताजी ने जिस तरीके से शिवपाल को आगे बढ़ाया, उनके व्यक्तित्व को निखारा, उसको लेकर के भी वास्तव में शिवपाल, और अब शिवपाल ने जो जिसको मैं बार बार जिक्र करता हूं कि उन्होंने एक बात कही, मेरे जीते जी, मेरे जीते जी। तो ये जो शब्द आता है, इसके माने कि अब व्यक्ति में वो त्याग, वो जज्बा, वो विश्वास, वो समर्पण, वो त्याग की ज्वाला धधक गई है। अब उसे कुछ नहीं है, और वो पूरे परिवार को साथ लेकर के भी चलेंगे और राजनीति को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अब समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव से निश्चित रूप से एक नई समृद्धि मिली है, और ये समृद्धि जो है उसको आगे बढ़ाने में भी भरपूर मदद करेगी। अगर 2022 के चुनाव में 108 सीटें पा लेती है सपा, तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भी उसका करिश्मा दिखाई देगा। और अब तो और कि अब कोई चाचा और भतीजों को लेकर के कोई
आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई तंज नहीं कसेगा, ना कोई दुराव और छुपाव की बात करेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरात में 12 दिसंबर को फिर भाजपा सरकार पदारूढ़ होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 तारीख को अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। बड़ा जश्न होगा और इसलिए भी बड़ा जश्न होगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, 157, 58, 182 सीट में 157, 58 तक जो है सीटों पर विजय हासिल करना एक अपने आप में चमत्कार सा दिखता है, क्योंकि पहले हुआ ही नहीं कभी, बल्कि ग्राफ गिर रहा था और एकदम ग्राफ बढ़ गया। 27 साल तक सत्ता में बीजेपी रही वहां, लेकिन कुल मिलाकर के इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही है, जिनके प्रति अगाध इसने जुड़ाव, लगाव, अपनत्व गुजरात के जनमानस का है। और गुजरात के लोग मोदी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। अभी मोरबी कांड हुआ और उसमें 137 से अधिक लोगों की जानें चली गई। लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा नहीं चला और मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां भी उसे फतेह मिल गई। इस तरह की जितनी भी घटना है आप देखें, कोई असर नहीं, सिर्फ एक ही चेहरा मोदी। और मोदी ने भी जबरदस्त मेहनत की, जिस तरीके से रोड शो किए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से रेवड़ी बांटने का अभियान चला दिया था, कहते वहां पर कार्ड तक दे दिया था कि कार्ड इसके पास होगा 1000 रुपया महीना मिलने लगेगा। तो फिर स्थिति ये हुई और आम आदमी पार्टी के कारण भी थोड़ी सी सशंकित हुई बीजेपी, और मोदी ने थोड़ा परिश्रम और किया। कहते हैं ना कि जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हो तो आप परिश्रम बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। यही हुआ, मोदी ने यही किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी दस्तक दे रही थी। हालांकि कुछ न कुछ तो सफलता मिली, और इतनी सफलता मिली कि उधर गुजरात का रिजल्ट आ रहा था, सीट चाहे भले ही 2-4 मिल रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बोर्ड में एक बोर्ड लग गया, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अब बस राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस तरीके से आज एक अपनी उपलब्धि हुई। हालांकि हिमाचल को लेकर के बड़ी कसमकस है, कांग्रेस ने भले ही बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरीके से अपने को कमजोर नहीं रखना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस काफी सतर्क है, और कांग्रेस का यह प्रयास है कि किसी तरीके से सरकार बन जाए, और इसकी कमान संभाल रखी है भूपेंद्र पटेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नेताओं ने डेरा भी डाल दिया है, और ये माना जा रहा है कि जल्द नेता का चयन हो जाएगा और वहां पर भी जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी।
कांग्रेस की सरकार बनने से हिमाचल में निश्चित रूप से कांग्रेस को भी एक संजीवनी मिलेगी। और ये माना जा रहा है कि जो वहां पर नया लोकतंत्र आया है, नया लोकतंत्र, और खड़गे जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जो है पदयात्रा पर निकले हुए हैं, सड़क में कितना राजस्थान में इन दिनों है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, और जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कहते हैं उसका भी कहीं ना कहीं अब प्रभाव दिखने लगा है। और ये सब भूमिका जो है ये सब 2024 की है। एक निर्णायक भूमिका में विपक्ष भी अब आ रहा है, क्योंकि 2024 भी एक बड़ी चुनौती है और इस बात को बीजेपी भी समझती है। इसीलिए बीजेपी भी अब देखिए जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारी में अभी से जुट गई है। बहरहाल ये जो आज के चुनाव परिणाम आए वो वास्तव में एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।